Hi everyone, welcome to NEET Infinity. Myself Dr. Chelsea, your biology educator and a dental surgeon. तो इस रैपिड रिवीजन सीरीज में आज हम कवर करने वाले आपके बायोटेक का प्रिंसिपल वाला पार्ट। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू आवर चैप्टर। तो सबसे पहले देखो बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या। बायोटेक का मतलब है कि बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ मिला के हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी हमारी नीड है, मेडिसिन है, कोई भी हार्मोन है, वो सारी सर्विसेज जेनरेट कराना। ठीक है, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। जैसे फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मेडिसिन है, डायग्नोस्टिक है, इन सब चीज़ों बहुत सारी सेक्टर्स में आजकल बायोटेक का यूज़ किया जा रहा है। तो बायोलॉजी का टेक्नोलॉजी के साथ जो एक कोलैबोरेशन है, इसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें EFB यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उन्होंने बायोटेक को डिफाइन किया था, ये डेफिनेशन दी थी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन पे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इस MR का भी डिफरेंस नहीं करना, इससे पूछ लेते हैं कि EFB ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। ठीक है, देन हम आते हैं नेक्स्ट पे कि बेसिस क्या है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम डिजायर्ड DNA लेंगे, उसको होस्ट के DNA के साथ इंटीग्रेट करा के एक नया DNA बना देंगे, जिसे हमने कहा rDNA यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, और जिससे इसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। दूसरा एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना, यानी कि कॉन्टामिनेशन फ्री एम्बियंस हो, जिससे कि सिर्फ डिजायर्ड प्रोडक्ट ही मिले, अनडिजायर्ड अनफेवरेबल कोई जो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं वो ना ग्रो कर जाए। ठीक है, तो प्रोसेस को स्मूथ रखने के लिए एसेप्टिक टेक्निक एसेंशियल है। देन हम आते हैं नेक्स्ट पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं आती, जो स्पीशीज है, जो कैरेक्टर्स है, वो प्रिजर्व रहते हैं, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, सबसे पहले क्रिएशन ऑफ rDNA, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, जीन क्लोन कराया फिर उसको होस्ट में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब हम आते हैं क्लोनिंग वेक्टर पे, जिसमें आपको PBR 322 बताना है। इस पे इसी साल नीट में सवाल पूछा गया था, आपने देखा हो इस साल जो पेपर दिया था, ये आपके PBR 322 की स्ट्रक्चर है। इस बार के पेपर में ये पूछा था कि BAMH1 की साइट कहाँ प्रेजेंट है टेट्रासाइक्लिन के जीन में। तो यहाँ पे देखो सारी साइट आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जो कि सिलेक्टेबल मार्कर का काम करती है, यानी कि जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। इसके पास ORI होता है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा। एक प्रोटीन होता है स्पेशल टाइप का ROP, जो कि रेप्लिकेशन में कुछ हेल्प करता है। यहाँ ROP प्रोटीन में PVU सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट प्रेजेंट होती है। वही हमारे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में PST1 PVU1 की साइट है, टेट्रासाइक्लिन में BAMH1 एंड SCL1 की साइट है, और इन दोनों के बीच में यहाँ EcoR1 CLA1 एंड HIND3 की रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होती है। रिकॉग्निशन साइट का मतलब है कि वो पर्टिकुलर एंजाइम उसी साइट पे कट लगाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, रेट्रोवायरसेस, इनको भी एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है। होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने का तरीका क्या है, कॉम्पिटेंट मतलब कि हमने जो rDNA कंस्ट्रक्ट किया उसको होस्ट के अंदर एंटर कराना है ना, उसको केपेबल बनाना, दिस इज कॉम्पिटेंट होस्ट। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो यहाँ लिखा नहीं है, हीट शॉक मेथड अप्लाई करते हैं। तो हीट शॉक मेथड में क्या करते हैं, पहले जो होस्ट है उसको हम डाइवेलेंट कैटायन यानी कि कैल्शियम आयन से डील करवाएंगे, उसे ट्रीट करेंगे। देन उसको क्या करेंगे, एक्सट्रीम हीट पे लेके जाएंगे, बहुत तेज गर्म कर देंगे 42 डिग्री सेल्सियस, देन आइस कोल्ड ले आएंगे, फिर हीट देंगे। तो इस तरह से जो उसकी सेल वॉल है वो परमिएबल हो जाएगी और DNA उसमें एंटर कर जाएगा। एक है बॉलिस्टिक मेथड, इसमें सेल्स को क्या करते हैं, जो DNA है उसको कोट करते हैं गोल्ड से या टंगस्टन से, जिसे छोटी छोटी बुलेट जैसी माइक्रो पार्टिकल्स बना देते हैं और उसको सेल पे हाई वेलोसिटी से बॉम्बार्ड करते हैं और वो सेल में DNA एंटर कर जाता है। एक है माइक्रो इंजेक्शन, इसमें सिंपल जो rDNA है उसको हमने इंजेक्ट कर दिया सेल, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। एक है डिसआर्म पैथोजन, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन प्लांट में, एंड आपका जो रेट्रोवायरस है वो एनिमल्स के केस में ये आपका वेक्टर का काम करता है। ठीक है, होस्ट में DNA ट्रांसफर करने का, क्योंकि ये लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करूँ, ये होते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो DNA को काटने का काम करते हैं। ठीक है, दो तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडो। एक्सो मतलब कि जो DNA के स्ट्रैंड को बाहर से कट करेगा, एंडो मतलब जो DNA के स्ट्रैंड में बिल्कुल बीच से कट लगाएगा। तो ठीक है, ये होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये कट पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक साइट पे लगाता है। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट है, जिस साइट पे कट लगाएगा उसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट।
अब ये साइट रिकॉग्निशन साइट जो है वो एक पैलिंड्रोम होता है, मतलब आगे से पीछे से कैसे भी पढ़ो वो सेम रहेगा। लेकिन पैलिंड्रोम का मतलब तो ये हो गया, लेकिन पैलिंड्रोम का यहाँ डीएनए के रिस्पेक्ट में मतलब होता है 5 to 3 पोलैरिटी में उसका जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। पोलैरिटी चेक जरूर कर लेना। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। 6 बेस पेयर का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जनरली होता है, वैसे 6 to 8 होता है। ओवर 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर लिए गए हैं, ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, और सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया था वो था हिंद सेकंड। ठीक है, देन हम आते हैं ये देखो, और जैसे ही यहाँ बात एक ध्यान रखने वाली ये है कि जो आपका डिजायर्ड डीएनए है एंड फॉरेन डीएनए है, दोनों को सेम तरह के कैची से काटना पड़ेगा, यानी कि सेम तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाने पड़ेंगे ताकि सेम तरह के एंड्स प्रोड्यूस हो सके। तो दोनों डीएनए को हमने सेम एंजाइम यानी इको R1 से कट किया। इको R1 की अगर मैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस की बात करूं जो एनसीईआरटी में दी है, दिस इज व्हाट GAATTC, और ये किस पोलैरिटी में है? पोलैरिटी आपको ध्यान नहीं रखनी ये है, क्योंकि इको R1 जो है ये G एंड A के बीच कट लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कट लगेगा। जो ये फ्री न्यूक्लियोटाइड वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स है इनको क्या कहते हैं हम? ये स्टिकी एंड्स है। ठीक है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं ये। देन हम यहाँ पे स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और हमारा ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब दो डीएनए को चिपकाने का काम कौन करता है? ये करता है आपका डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये होता है मॉलिक्यूलर ग्लू हमारा। देन नेमिंग की बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो इसमें जो नेमिंग एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इको R1 है तो फर्स्ट लेटर जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके जीनस को। ठीक है, बाद के जो 2 लेटर्स हैं सेकेंड एंड थर्ड ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशी को, एंड फोर्थ लेटर जो है ये बताता है बैक्टीरिया का स्ट्रेन क्या है, जैसे कि यहाँ पे है रफ, और ये रोमन डिजिट में जो नंबर है ये बताता है आपका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, देन अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जो इको का मतलब है एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, जीनस स्पीसी हो गई, ये स्ट्रेन रफ हो गया, रोमन नंबर, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन हो गया। अब एक टेक्निक है, जैसे हमने कट लगाया, डिजायर्ड डीएनए में कट लगा लिया, अब जो हमारा डिजायर्ड सेगमेंट है डीएनए का, जो जीन हमें चाहिए उसे हम निकालेंगे कैसे पहचान के कि कौन सा सेगमेंट हमें रिक्वायर्ड है? तो इसके लिए एक टेक्निक परफॉर्म की जाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे भर भर के नीट में सवाल आते हैं इस टेक्निक से। इसमें किया जाता है, इसमें एग्रोस जेल का यूज किया जाता है, और इसका मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग सीविंग प्रॉपर्टी होती है एग्रोस जेल की, जो कि सीवीड से एग्रोस जेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी सीविंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एग्रोस जेल की। अब यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग ये सीविंग इफेक्ट शो होता है, मतलब कि स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव्स। यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरह से एक ये जेल है। ठीक है, यहाँ पे वेल्स होती है, डीएनए को लोड किया, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, इसके चारों तरफ, क्योंकि डीएनए देखो डीएनए में फॉस्फेट है और डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोड लगाई जाती है। इस साइड आता है आपका कैथोड और इस साइड आता है एनोड, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, एनोड की तरफ भागने लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, डीएनए इधर मूव करना शुरू करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, तो जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना दूर मूव किया। अब डीएनए क्या है, हमने ये तो तामझाम कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, लेकिन डीएनए क्या है कि नेकेड आई से तो दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो डीएनए है इसको स्टेन करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड डाई से। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट से सवाल आता है। एथिडियम ब्रोमाइड डाई से स्टेन किया और इसमें क्या करेंगे, यूवी रेज से एक्सपोज करेंगे, तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको दिखाई देते हैं, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। ठीक है, हर वर्ड को यहाँ पे ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। हमने अब क्या किया, एक बार फिर जेल पीस से जो डीएनए को कट करके बाहर निकाला, हमने उसे कह दिया इल्यूशन। डीएनए जेल से जो कट करके डीएनए निकाला, दैट इज इल्यूशन। अब इल्यूशन करने के बाद एक डीएनए जब हमें मिल गया, बार बार ये पूरा तामझाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, काटना पीटना ये सब नहीं करेंगे, तो इसके लिए पीसीआर किया जाता है, मतलब उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई करना, उसकी नंबर्स बढ़ाना, कॉपी बनाना। तो इसके लिए ये आपका पीसीआर करवाया जाता है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डीएनए को हीट करेंगे, डीनेचर कर देंगे दोनों स्ट्रैंड्स को, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, दिस इज डीनेचुरेशन। देन
यहाँ पे प्राइमर्स ऐड करेंगे जिस प्रोसेस को एनीलिंग कहा जाता है। प्राइमर ऐड हुआ, फिर हम डीएनटीपीज डालेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे। टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइज कर देता है। ये थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये टैग पॉलीमरेज यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कराएगा हाई टेम्परेचर पे, और ये 2 स्ट्रैंड बना देगा, मतलब 1 से 2 डीएनए बन गए। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाए कि कितने साइकिल में कितना डीएनए प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे 2 to the power n इज द आंसर। ठीक है, एंटीबायोटिक। अब यहाँ पे हमने आरडीएनए भी बना लिया, सॉरी एम्पलीफाई भी कर लिया। यहाँ पे सिलेक्ट कैसे करेंगे रिकॉम्बिनेंट्स को, इसके 2 मेथड है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से सिलेक्टेबल मार्कर ये हो गया एक, दूसरा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सिलेक्टेबल मार्कर सबसे पहले हमारे पास है, ये हमारे पास वेक्टर था, ये सॉरी प्लाज्मिड है, इसमें ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है एंड दिस इज योर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब क्या होता है, बाय सोचो अगर हमने जीन इंसर्ट किया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली साइट पे, तो यहाँ पे जब भी इसके बीच में कुछ इंसर्ट हो गया तो जो ओरिजिनल जीन था वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब क्या किया जाता है इस केस में, अगर आपका सिलेक्टेबल मार्कर ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो यहाँ पे अब टेट्रा जो रिकॉम्बिनेंट होंगे उनमें ये टेट्रासाइक्लिन जो है इसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीन टूट चुका है, उसके बीच में हमने कुछ और डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस प्रोसेस में इसके थ्रू सिलेक्ट किस तरह से किया जाएगा, एक ये आपकी पेट्री डिश है जिसमें कॉलोनीज है सब तरह की, इसमें रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों तरह के बैक्टीरिया है। सबसे पहले इसकी एक रेप्लिका प्लेट बनाई जाएगी। रेप्लिका प्लेट बनी, रेप्लिका प्लेट बनाने के बाद उसमें हम क्या डालेंगे, रेप्लिका प्लेट के ऊपर इसमें डालेंगे टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स में नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में तो दोनों का है, क्योंकि दोनों जीन प्रिजर्व्ड है। रेप्लिका प्लेट में टेट्रासाइक्लिन डाला तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो मर जाएंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव कर जाएंगे। तो अब क्या हुआ, मैम रिकॉम्बिनेंट बनाए थे वो तो मर गए, तो रिकॉम्बिनेंट की रेप्लिका प्लेट पे नंबरिंग करेंगे और ओरिजिनल जो प्लेट थी वहां से रिकॉम्बिनेंट को नंबरिंग करके उठा लेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये बहुत तामझाम है, बहुत उलझा हुआ सिस्टम है। इसके लिए एक अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर लाया गया। इसमें क्या किया गया, यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है, कौन सा प्लाज्मिड होता है, PUC8, ठीक है, P मतलब प्लाज्मिड, UC से है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 8 है नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो गया, दूसरा यहाँ पे है, इसमें क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यहाँ पे जीन होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा ये जीन। अब यहाँ पे क्या होगा, हम जो फॉरेन डीएनए जीन इंसर्ट करेंगे वो इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली साइट पे इंसर्ट करेंगे। अब आरडीएनए जब बनाए, यहाँ पे हमने जीन इंसर्ट कर दिया इस साइड पे, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन इनएक्टिव हो गया। हमने कुछ ऐसा इंसर्ट किया जिससे जो ओरिजिनल जीन था वो इनएक्टिव हो गया, तो दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इनिशियली क्या होता है, ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये एक्स गैल यानी कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। ये तो हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट, लेकिन ये जो कंडीशन आएगी जहां पे हमने फॉरेन जीन, डिजायर्ड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन में इंसर्ट कर दिया है, यानी कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, उस केस में क्या होगा, ये ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई रेप्लिका प्लेट नहीं बनानी, सीधा साफ ऐसे पता चल जाएगा कि जो बैक्टीरियाज व्हाइट कलर की या कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपके रिकॉम्बिनेंट है। तो काम ही सारा सॉर्ट हो गया, कोई रेप्लिका प्लेट नहीं बनानी, कोई झंझट नहीं। अब प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल केस में क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो प्लांट के केस में होता है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। इसमें टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये क्या करता है, टीडीएनए को ट्रांसफर करता है, टीडीएनए को ट्रांसफर करता है और ट्यूमर इंड्यूस कराता है। तो इसे एज अ वेक्टर यूज करने के लिए इसको डिसआर्म करेंगे, इसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को हटा के इसे एज अ वेक्टर यूज कर लेंगे। वहीं एनिमल के केस में क्या करते हैं, रेट्रोवायरस, HIV वायरस जो है उसका यूज करते हैं, लेकिन डिसआर्म करके, ताकि वो हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, फिर बायोरिएक्टर्स की बात करूं तो अब हमने क्या किया, डीएनए आरडीएनए बना लिया, कल्चर भी कर लिया, PCR भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए जिस जीन को हमने बनाया, रिकॉम्बिनेंट जो बैक्टीरियाज बनाए, उनसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराने के लिए किसी चीज़ का बायोरिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है। बायोरिएक्टर्स के लार्ज वेसल, बड़े बड़े बर्तन हैं, 100 से 1000 लीटर कैपेसिटी के,
इतना कल्चर इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। इन बायोरिएक्टर्स में ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन जो जो रिक्वायर्ड है सारी प्रोवाइड की जाती है। ये दो तरह का बायोरिएक्टर दिया गया है, सिंपल स्टर्ड एंड स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। इनमें क्या क्या चीज़ें होती है, एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर पीएच कंट्रोल एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स, ठीक है, एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब हमने कल्चर भी कर लिया, अब इस प्रोडक्ट को जो हार्मोन जो मेडिसिन जो प्रोडक्ट हमने जनरेट किया है उसको मार्केटेबल बनाने के लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है। मतलब उस जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसकी प्योरिफिकेशन, उसकी सेपरेशन, उसके उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना, उसकी केमिकल टेस्टिंग, क्लिनिकल टेस्टिंग, सेफ्टी टेस्टिंग, सारी चीज़ें जो भी वैक्सीन या जो भी मेडिसिन जो सबस्टांस बना उसकी सारे ट्रायल्स करने के बाद, सारी ये प्योरिफिकेशन और सारी प्रोसेस करने के बाद जब उसे मार्केटेबल बना दिया जाता है तो ये सारी प्रोसेसेस होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। इसी के साथ मैं चैप्टर को एंड करती हूँ। होप आपको चैप्टर समझ आया हो। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।